नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एक छोटी सी गुड न्यूज़ आई। छोटी गुड न्यूज़ इसलिए कहूँगा दोस्तों क्योंकि अभी उस दिन हमारे 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और इसके बाद एक जवान को नक्सलियों ने बंदी बना लिया था। सारा कुछ प्रकरण हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, पूरा डिटेल होने वाली है वीडियो। नक्सलवाद कहाँ से आया, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या होते हैं ये, ठीक है, कौन होते हैं ये, हिडमा कौन है। हिडमा जो नाम आप सुन रहे हो बहुत ज़्यादा चर्चे में आ रहा है, ये है कौन, इसके बारे में जानेंगे। पूरा डिटेल होने वाली है वीडियो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। वीडियो को एंड तक देखना है आपको, एक एक करके हम लोग जानते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे ये नक्सलवाद की शुरुआत हुई कहाँ से। तो दोस्तों 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई। अब नक्सलवाड़ी गांव था, इस वजह से नक्सल होते होते नक्सलवादी हो गए वो, ठीक है। तो 1967 में 1967-68 के दौर में दोस्तों वहाँ पर 3 व्यक्ति हुआ करते थे, चारू मजूमदार, कानू सान्याल और एक था जंगल सांथाल। इन तीनों ने मिल करके वहाँ पर शुरुआत की, ठीक है, हथियार उठा लिए। कहाँ पर? नक्सलवाड़ी गांव में। इन लोग का मानना ये था कि जो सरकार है या फिर वो राज्य सरकार या देश की सरकार जो है, वो यहाँ के जो भी खनिज हैं इस एरिया के, नक्सलवाड़ी गांव के टाइप के, वहाँ के आसपास के जो जंगली इलाका ही था, तो उनके जंगलों का, उनके खेतों का जो भी एरिया है, वहाँ पर जो भी खनिज पाए जाते हैं, जो उत्पादन होता है, उनका ये पूरा उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ देते नहीं हैं। तो ये लोग का मानना ये था कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग की ज़मीन हमें मिलनी चाहिए, इसके लिए आंदोलन करें और वो भी हथियार उठा करके अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ें। तो अच्छे से मैनिपुलेट कर ले गए ये, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जनता को अच्छे से ब्रेन वॉश कर ले गए। इन लोग का होता क्या है, इन लोग वहाँ की जो जनता होती है, पब्लिक होती है, उन लोगों को बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करते हैं। ऐसा मोटिवेट करते हैं कि आप लोग की ज़मीन है, आप लोग की जायदाद है, इसको किसी और को क्यों यूज़ करने दोगे, जब आपको इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसकी रक्षा करना है हमें, इसके बदले हम लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये 3 थे। सबसे पहले आपको याद रखना है कानू सान्याल का नाम, और चारू मजूमदार का नाम, और जंगल संथाल का नाम। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने शुरुआत की है, नक्सलवाद की शुरुआत की। तो शुरुआत में गुरिल्ला युद्ध के जरिए ये कभी ट्रेन लूट लेना, कभी जो आर्म फोर्सेस होते हैं हमारे, उनको मार देना, उनके हथियार लूट कर लेकर भाग जाना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये फैलने लगा। फैलते फैलते आज ऐसी स्थिति आ गई है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों में ये लोग फैल चुके हैं। अगर टोटल प्रभावित जिलों की बात की जाए तो 80 जिले हैं जहां पर नक्सलवाद प्रभावी है। ये नक्सलवादी जो होते हैं, ये कोई विदेशी नहीं है, कोई दुश्मन आतंकी नहीं है, ये लोग हमारे देश के ही हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, आप लोग सोच रहे होगे कि क्यों ना ऐसे एक तरफ से मार दिया जाए, या क्यों इन लोग को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कारण ये है दोस्तों कि ये पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है ये किसी के घर में रह रहे हो, किसी के घर का कोई बेटा हो, वो नक्सली हो, उसको पता भी ना हो, उसके गांव वालों को भी ना पता हो, मतलब इन लोग को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग रह रहे होते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि वो आम नागरिक हैं या नक्सलवादी हैं। अभी किसी को ऐसे ही मार दिया जाएगा तब भी प्रॉब्लम, ठीक है। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं या कोई भी और होती हैं, ये लोग इनपुट्स पर जाते हैं, वहाँ पर पता लगाते हैं और इनको मिलता है इनपुट्स, तो जिसके अनुसार इनको लगता है कि ये नक्सली हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पर अटैक कर दिए या कुछ कर दिए, तो वो लोग को और मौका मिल जाता है वहाँ की जनता को भड़काने का कि तुम्हारे बच्चों को या फिर तुम्हारे जो भी थे आसपास के लोग, गांव वालों को ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ज़बरदस्ती मार रहे हैं, तो उनको और मोटिवेट करके वो उल्टे और बड़ी सेना कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आतंकवादियों में क्या होता है, बॉर्डर पार करके आना होता है, तो अमूमन अभी तक तो देखा जाता है कि जो केवल मेल आते हैं, ठीक है। लेकिन नक्सलवादियों में क्या होता है, वहाँ पर मेल, फीमेल, लड़कियाँ, सभी लोग, औरतें, सभी लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। और एक और अंतर होता है आतंकवाद में, चलिए अंतर ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। आतंकवादी और नक्सलवादी में अंतर क्या होता है, आतंकवादी एक तो विदेश, दूसरे देश का होता है, ठीक है, और नक्सलवाद जो होता है वो हमारे ही देश का होता है, और हो सकता है कभी भी वो बन सकता है नक्सली, ठीक है। दूसरा ये, अगर आतंकवादी बाहर से आ रहा है तो बाहर तो बॉर्डर पर सब कुछ पूरा लगी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हैं, आएंगे अगर तो पकड़े जाएंगे, मार दिए जाएंगे, ठीक है, खुफिया तरीके से आएंगे, तब भी उन पर इंटेलिजेंस अच्छे से लगी होती है। यहाँ पर नक्सलियों में क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे कि बताया, किसी के घर में कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उनको पहचानना मुश्किल हो जा सकता है, पूरा का पूरा गांव भी हो सकता है,
हो सकता है पूरा का पूरा गांव जो है वो नक्सलियों को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। उनको नक्सलवाद का कोई एक ऐसा लीडर आकर के मोटिवेट करता हो कि आप लोग वहाँ की सरकार के खिलाफ, वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ आंदोलन करो, आप लोग उनका सपोर्ट ना करो, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा एक ये रीज़न होता है कि आतंकवादी जो होते हैं इनमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है आपस में, मतलब उसका साथी मरा तो मरा, जाने दो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नक्सलियों में यहाँ पर एक दूसरे से लोग बहुत ही मजबूत फीलिंग के साथ जुड़े होते हैं। अगर कोई इनका साथी मरता है तो फिर इनकी जो लड़ने की पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी ये और अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी की कोई औरत है, वो भी नक्सली है, उसका अगर हस्बैंड मरा तो औरत ऑब्वियस सी बात है वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगी, वो लोग और अच्छे से उसको भड़का पाएंगे, ठीक है, तो वो और मजबूती के साथ लड़ पाएगी। इसके बाद जैसे कोई अगर आतंकी है, आतंकवादी है, उसका कोई एक साथी पकड़ा जाता है, कुछ किया जाता है, तो फिर वो लोग उससे पूरा रिश्ता नाता तोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं रहते, मर जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होता है, अगर इनका कोई साथी वहाँ पर मारा भी जाता है तो ये लोग उस व्यवस्था के साथ आते हैं कि उसकी लाश, एटलीस्ट लाश लेकर के वो चले जाएं, उनकी लाश भी ना पकड़ी जाए, ठीक है। जैसे अभी हुआ, अभी जो अटैक हुआ उसमें वहाँ के भी बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन वो लोग ट्रैक्टर ट्राली वगैरह लेकर के आए थे और अपने लोगों की लाशों को लेकर के गए और बाकायदे वहाँ पर सम्मान के साथ वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार वगैरह किए होंगे। यानी कि इन लोगों को पूरी की पूरी फीलिंग के साथ जोड़ा जाता है और यही वजह है कि ये दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से संख्या के साथ बढ़ते भी जाते हैं, ठीक है। तो ये तो अंतर हुआ आतंकवाद और नक्सलवाद में, यानी नक्सलवाद जो है ये भारत के ही हैं, लेकिन भारत के ही कुछ भटके हुए लोग हैं। क्लियर, संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है, इसी वजह से कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, ये बहुत बड़े बड़े घने जंगलों में ये छिपे हुए रहते हैं, इस वजह से इनको ऊपर सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से भी नहीं पकड़ा जा सकता है। अभी जो ये मामला हुआ इसमें ड्रोन से मॉनिटरिंग की तो गई थी, कई दिनों तक ड्रोन से मॉनिटरिंग की गई और हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके भी कई इनपुट्स थे, लेकिन उल्टा फंसा दिया गया इनको। कैसे फंसा दिया गया अभी मैं आपको एंड में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसका गठन कब किया गया। तो दोस्तों 2004 में हुआ क्या कि माओवादी संगठन पुलिस और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, इन्होंने मिल करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। अब ये माओवादी क्या होते हैं? माओवादी दोस्तों एक विचारधारा है। एक माओ नाम का चाइना का एक था शासक था या नेता था, लीडर था, उसने जो विचारधारा प्रकट की उसकी विचारधारा को मानने वाले जो होते हैं वो माओवादी कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की कब? 2004 में। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये अपने आप को ये बताती है कि हम दलितों के मसीहा हैं, आदिवासियों के, ग्रामीण जो होते हैं, गरीब ग्रामीण होते हैं, इनके मसीहा हैं, इनके लिए, इनकी हक के लिए, लड़ाई के लिए लड़ते हैं और आप भी लोग इसमें शामिल होइए, ठीक है। तो ये इनका मोटो रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनका मानना ये रहता है कि हम इसकी हक की लड़ाई के लिए हथियार उठाएंगे और जो भी अगर सामने आता है उसको हम मार तक देंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े अटैक हुए इससे पहले भी, अभी ऐसा नहीं है कि ये ही बड़ा हमला हुआ था, इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े हमले हुए। अभी जो हमारे 22 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनसे बड़े बड़े भी हमले इससे पहले भी ये लोग कर चुके हैं, इतने खतरनाक हैं। अभी 6 अप्रैल 2010 को दोस्तों नक्सलवादियों ने सीआरपीएफ के 76 जवानों को छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में मुठभेड़ में मारा था, ठीक है। तो 76 सीआरपीएफ के जवान दांतेवाड़ा में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद रेल की पटरी उड़ा दिया था इन्होंने, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस था उसकी पटरी इन्होंने उड़ा दिया था इन लोगों ने, नक्सलियों ने, और 150 से ज़्यादा यात्री मारे गए थे। ये लोग क्या करते हैं, सरकार से कांटेक्ट करते हैं। जब कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाता है, उनकी डिमांड नहीं पूरी होती, उनकी शर्तें नहीं मानी जाती है, तो ये लोग अटैक करते हैं। ये अटैक कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन फोकस ये होता है कि ये जो पुलिस होती है, राज्य सरकार की पुलिस या फिर गृह मंत्रालय की जो पुलिस होती है, उन पर अटैक करें, ठीक है। अभी देखिए, इसके बाद दरभा झीरम घाट में छत्तीसगढ़ में हुआ था एक हमला 11 मार्च 2014 को। इसमें सीआरपीएफ के 15 जवान मारे गए थे, ठीक है, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर सड़क का निर्माण भी कार्य भी चल रहा था, वहाँ पर सड़क निर्माण कार्य में जो गाड़ियाँ थी, जो भी मशीनें लगी हुई थी, उनको भी ये लोग जला डाले थे। तो यहाँ पर 200 नक्सली शामिल थे। और अभी जो हुआ, ये जो प्रकरण हुआ है इस बार, ये बहुत बड़ा हुआ है अपने आप में। अब ये तो रही इसकी इतिहास की बात। अब हम लोग बात करते हैं इस बार वाला जो हमला हुआ, अटैक हुआ, ये क्या था, इसमें क्या हुआ था। तो देखिए दोस्तों, सबसे शुरुआत जो उठी, बात चली, ऐसा नहीं है कि ये लोग बिना किसी कारण के ये अटैक किए हैं, इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है, इनके कई लीडर्स जो हैं वो जेलों में बंद हैं।
और इनका इनका भी कुछ डिमांड है। डिमांड ये है कि हमारे आसपास के जो जंगल हैं या हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से सेना को हटा दिया जाए, वहाँ पर इंडस्ट्रीज ना लगाई जाए, इनके जो भी खनिज होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनका यही लोग यूज़ करें, कोई और ना यूज़ करे। इन लोगों की ऐसी विचारधारा है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जब चुनाव होने वाला था छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल जी, जो इस बार सीएम अभी बने हैं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था और वहाँ के लोगों से वादा भी किया था कि ये जब सरकार में आएंगे तो ये वहाँ के जो ये नक्सलवादी हैं इनसे बातचीत करेंगे, इनकी डिमांड भी सुनेंगे, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि नक्सलवादी जो हैं ये खतरा है, दुश्मन है। लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों के जो गाँव वाले हैं, उन लोगों के बहुत सपोर्ट में रहते हैं ये। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि अगर अभी आप जाओ वहाँ के गांव वालों से कुछ पूछोगे उनके बारे में, उनके खिलाफ में, तो आपको बताने के बजाय वो नक्सलियों को बता देंगे कि ये आया था मेरे पास, ये पूछ रहा था, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, इतना सपोर्टिव होते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस को या फिर कोई भी पार्टी होती है, उनको चाहिए होता है वोट, क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं, नक्सली होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से वहाँ की पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। फिर इन लोगों ने कहा, जो भूपेश बघेल जी हैं, इन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों की डिमांड सुनेंगे, इनके प्रति बातचीत करेंगे और इनके लीडर्स के ऊपर भी कुछ मतलब ऐसा लिया जाएगा डिसीजन जिससे छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। डायरेक्टली नहीं कहा था कि सभी को छोड़ देंगे, लेकिन इनसे बातचीत की जाएगी और रास्ता निकाला जाएगा, ये था। तो अब 1.5 से 2 साल होने को हैं, कोई बातचीत हुई नहीं। फिर एक मीटिंग होनी थी, नक्सलियों के जो कुछ हैं वो लोग आए और सरकार से बातचीत करने की कोशिश की। तो सरकार ने, वहाँ की जो सरकार है, उसने साफ साफ मना कर दिया कि हम बातचीत नहीं करेंगे, इन लोगों की शर्तों को नहीं मानेंगे। इन लोगों ने शर्तें रखी कि हमारे लीडर्स को छोड़ा जाए और हमारे जो भी उत्पादन होते हैं यहाँ पर, या जो भी चीज़ें हैं, हमारे जो खनिज हैं, जो एरियाज़ हैं, उनसे सिक्योरिटी को भी हटाया जाए अपना, ठीक है, और हमारी चीज़ें ना यूज की जाए, उनके अनुसार जो नक्सली थे। तो भूपेश बघेल ने या वहाँ की सरकार ने कहें कि साफ साफ मना कर दिया कि नहीं सुनी जाएगी। फिर हुआ क्या कि इन नक्सलियों ने दोस्तों एक पुलिस की जीप को उड़ा दिया, ठीक है, बम धमाके से उड़ा दिया। उसमें 5 पुलिस वाले मारे गए। अब यहाँ पर हुआ तो ये तो 5 पुलिस वाले मारे गए, तो और पुलिस जो है वो राज्य सरकार की। तो फिर राज्य सरकार को अब ऐसा लगा कि गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप इसमें होना चाहिए। गृह मंत्रालय से उन्होंने मदद मांगी, गृह मंत्रालय इस पर सख्त हुआ, और क्योंकि ये जो सीएपीएफ है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सीएपीएफ में ही तो होता है सीआरपीएफ वगैरह, ठीक है, इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो अब इसने गृह मंत्रालय ने कहा ठीक है, हम भी मध्यस्थता करते हैं और इन पर कुछ डिसीजन लिया जाता है। इंटेलिजेंस आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसने ड्रोन वगैरह तैयार किए, वहाँ पर गए, पूरा मॉनिटरिंग की गई कैसे क्या होना है। इनपुट इन लोग को लगा कि हिडमा जो है वो आने वाला है। हिडमा जो है इन लोगों का लीडर है, ठीक है, नक्सलियों का एक लीडर है हिडमा। अब हिडमा के ऊपर भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इसके पास, इसकी जो फ़ोटो है हम लोगों के पास, ठीक है, जो भी इंटेलिजेंस की फ़ोटो है, इंटेलिजेंस के पास जो फ़ोटो है वो 2 फोटोज़ हैं। अब दोनों फोटोज़ में इसकी उम्र दिख रही है लगभग 25 वर्ष। 25 वर्ष में भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। कैसे है? क्योंकि दोस्तों अभी जब 10-11 वर्ष पहले हुआ था, जब एक अटैक हुआ था 2010 वाला, ठीक है, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जो जवान हैं हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसमें सबसे बड़ा हाथ और मास्टरमाइंड हिडमा को ही माना जाता है। अब देखिए, अभी अगर इसकी उम्र 25 वर्ष है तो 11 साल पहले कितनी रही होगी? 14-15 साल रही होगी। 14-15 साल का बंदा कोई ऐसा लीडरशिप कर सकता है क्या कि 76 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया जाए? ठीक है, तो इसी वजह से इसकी ये फोटो भी कंफर्म नहीं हो पाती है कि यही है हिडमा। लेकिन फिर भी हिडमा जो है अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। इसी वजह से यहाँ पर इनको इनपुट लगा कि हिडमा जो है वो आने वाला है इस गांव में। एक गांव है वहाँ पर बीजापुर और सुकमा के पास में बॉर्डर पर, तो वहाँ पर एक गांव में ये आने वाला है। तो ड्रोन से मॉनिटरिंग की जानी शुरू हो गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की। फिर 2000 की संख्या में, अब देख लीजिए इसकी औकात यहीं से पता लग जाएगी हिडमा की कि कितनी बड़ी शख्सियत है, कि इसको मारने के लिए 2000 की यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स गई थी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स गई थी 2000 की संख्या में। इसमें कोबरा कमांडो वगैरह भी शामिल थे। मतलब बिल्कुल हाई फाई टीम थी, एक अच्छे खासे अधिकारी लेवल की टीम थी। इसमें ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, ट्रेंड, वेल ट्रेंड कमांडोज थे, ये सब गए थे इसको पकड़ने। अब देखिए हुआ क्या, इन लोगों को लगा कि हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिली है और हम हिडमा को पकड़ने जा रहे हैं। उल्टा हुआ क्या, अभी जब ये सब हो गया प्रकरण,
तो इसके बाद अब ये पता चल रहा है कि हिडमा ने ये साजिश रची थी और उल्टा भारत की जो सेना है, भारत की जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है, अर्धसैनिक बल है, इसको इसने अपने जाल में फंसाया। अभी तक ये लोग सोच रहे थे इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले कि हम लोग को इनपुट मिला है, हम लोग जाएंगे, पकड़ लेंगे, 2000 की संख्या में जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने अम्बुश अटैक किया। अम्बुश अटैक क्या होता है? देखिए दोस्तों, यू आकार का अटैक किया जाता है, यू आकार का, यू आकार के अटैक को कहते हैं अम्बुश अटैक। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक तरफ से घुसने दिया जाता है, एक तरफ से घुसने दिया जाता है और तीन तरफ से फायरिंग कर दी जाती है, तीनों तरफ से घेर लिया जाता है, तो इसे कहते हैं अम्बुश अटैक। और यही हुआ हमारे जवानों के साथ। हमारे जवान आए, इस गांव में गए, क्योंकि मॉनिटरिंग की जा रही थी और ये लोग भी अपनी तरीके से उस तरफ से दिखा रहे, इस प्रकार से रहे थे कि हाँ ठीक है, नाटक कर रहे थे कि हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा है वैसा है, कि लगे उनको कि आम नागरिक हैं, हमारे बीच में कुछ लोग होंगे, हमको पता नहीं है कुछ। लेकिन इन लोग को सब कुछ पता था। उल्टा ये लोग यहाँ पर 10, 20, 50 लोग की संख्या में थे और बाहर से सभी लोग घेरे हुए थे। और हमारी सेना को, हमारे जवानों को लगा कि हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर घेर लेंगे और इन लोगों को पकड़ लेंगे। यहीं पर हो गई भूल। हमारे जो जवान थे वो लोग गए यहाँ पर और जाने के बाद फंस गए। फंसने के बाद यहाँ पर ये लोग थे, तीनों तरफ से घेर लिए और अम्बुश अटैक किए। कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है, कोई किसी घर में छुपा हुआ है, कोई कहीं से, लगातार फायरिंग करने लगी। अच्छा, एक चीज़ और किया था नक्सलवादियों ने, इन्होंने गाँव को पहले ही खाली करा दिया था और खुद रहने लगे थे। और यही हुई हमारी इंटेलिजेंस की मिस्टेक। यहाँ पर दोस्तों इन लोगों को लगा कि ये गाँव वाले हैं, लेकिन असल में ये लोग वही थे, नक्सलवादी ही थे। गांव को इन्होंने कुछ दिन पहले ही खाली करा दिया था और ये इन लोग को पता नहीं था। तो इस वजह से ये लोग घर से, छत से, पेड़ से, कहीं से भी घुस करके मारने लगे ऊपर से। और चारों तरफ से जब फायरिंग होने लगी तो हमारे जवान भी थे, 6 घंटे तक जवाब भी दिए, उनके भी 20 से 25, 30 लोग मारे गए। लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत में आपको अंतर में बताया था, इन लोगों की जो सेना होती है, इन लोगों की जो टीम होती है, वो फीलिंग के साथ जुड़ी होती है। तो ये लोग ट्रैक्टर, ट्राली वगैरह लेकर आए थे, अपने लोगों की लाशों को ये लोग लेकर भाग गए, ठीक है। और उसके बाद एक महिला की लाश छूट गई थी, जिसको हमारे जवानों ने कवर किया बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 में से 22 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, 31 जवान जो है वो घायल हुए और एक को बंदी बना लिया इन लोगों ने। नक्सलियों ने एक हमारे कोबरा कमांडो को बंदी बना लिया, नाम था राकेश्वर सिंह, ठीक है। राकेश्वर सिंह जी को बंदी बना करके ले गए और उनको अब हालांकि छोड़ दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया उन लोगों ने, सम्मान के साथ वापस ला करके छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए एक कमेटी का एक उन लोगों ने मध्यस्थता टीम तैयार की, इसकी मांग की सरकार से, सरकार ने भी मध्यस्थता टीम तैयार की। हालांकि ये सब बहुत ही गुपचुप तरीके से हुआ, किसी को पता नहीं लगने पाया कि मध्यस्थता टीम में कौन कौन है, कौन कौन सदस्य हैं। ये लोग गए, बातचीत किए, अब क्या बातचीत किए इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है। ये आंतरिक मामला था वहाँ का। तो भारत सरकार ने भेजा मध्यस्थता टीम, वो लोग भी बातचीत किए और इनको छोड़ दिए, कमांडो राकेश्वर सिंह को। इनका नाम आपको याद रखना है, कोबरा कमांडो है, ठीक है। ये सब क्या होता है कोबरा कमांडो, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। 7 जवान शहीद हुए दोस्तों कोबरा के, 6 STF के, 1 बस्तर बटालियन, 8 DRG के थे जो शहीद हुए। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर शहीद लिखा हुआ है, एक पॉइंट और जान लीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं अपनी फीलिंग के अनुसार शहीद तो कहते हैं, ठीक है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर नियम के अनुसार देखा जाए तो नियम ये कहता है कि भारत की जो सेना होगी, केवल उसके जवान जो अगर उनकी डेथ होती है तो उनको कहा जाएगा शहीद। और जबकि ये जो CRPF है, CAPF का हिस्सा है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का हिस्सा है, और जो कि ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आएंगी वो पैरामिलिट्री फोर्सेज होंगी और उनको हम लोग शहीद का दर्जा नहीं देंगे। ध्यान रखना है, छोटा सा पॉइंट है, इसको ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आपको। बाकी जो हमारी सेना होती है, भारत की बॉर्डर वाली जो सेना होती है, वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये अंतर भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रकरण। अब हम लोग बात करते हैं ये कोबरा कमांडो होता क्या है। तो दोस्तों CRPF जो है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये CAPF का ही हिस्सा है। CAPF के अंतर्गत 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं, असम राइफल्स, BSF वगैरह, CAPF, CISF वगैरह, ठीक है। इस पर मैंने आपको अलग से डिटेल वीडियो भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसी में CRPF आता है। CRPF के अंदर ही कुछ पुलिस वालों को, कुछ CRPF के जो फोर्स हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कुछ स्पेशल सिचुएशंस में डील करने के लिए। तो उन्हीं को कहा जाता है कोबरा कमांडो, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। तो इनको इन्हीं सब कामों के लिए, कोई आतंकवादी कहीं पर पकड़ना हो, कोई नक्सलवाद से अटैक करना हो, कुछ भी ऐसा जो स्पेशल केसेस होते हैं, इन्हीं सब के लिए तैयार किया जाता है और बहुत ही खास ट्रेनिंग दी जाती है।
बहुत ही महंगी ट्रेनिंग होती है, बहुत ही टफ ट्रेनिंग होती है, इनकी सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये होते हैं कोबरा कमांडो, सीआरपीएफ का ही हिस्सा होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट है। अच्छा, अब ये हो गया, इसका गठन कब हुआ था? 2008 में हुआ था। अभी दोस्तों सीआरपीएफ के न्यू चीफ बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी को बनाया गया है सीआरपीएफ का नया चीफ, याद रखिएगा। और दिल्ली में, नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर सीआरपीएफ का। क्लियर? तो ये तो था दोस्तों पूरा प्रकरण। आई होप आपको पूरा कहानी जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये होता है, नक्सलवाद कौन होते हैं, क्या अंतर होता है इनमें, क्या ये मामला था, अटैक कैसे हुआ, क्या क्या सिचुएशंस थी। और राकेश्वर सिंह जो हमारा भारतीय वीर जवान है ये वापस आ गया है। फिलहाल बहुत बहुत खुशखबरी की बात है ये, ठीक है। लेकिन दुख की खबर ये भी है कि हमारे 22 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी जवानों को हम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि है। और जवान राकेश सिंह को, उनके परिवार वालों की हालत इस टाइम देख करके तो समझ लीजिए खुशी के आंसू आ सकते हैं, इतना ज़्यादा वो लोग खुश हैं। और ऐसा कभी होता नहीं है कि जैसे कि नक्सलियों के चंगुल में कोई गया उसके बाद वापस आ गया। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ये लोग कांग्रेस की लीडर्स पर अटैक कर दिए थे। एक बार ये लोग डीएम को एक बार कर लिए थे, अगवा कर लिए थे, डीएम को ही मार दिए थे वहाँ के ज़िले के, ठीक है, उसको किडनैप कर लिए थे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो नक्सलवादी होते हैं। इस वजह से उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन फिलहाल उन लोगों ने भी बात मानी, भारत सरकार की जो मध्यस्थता टीम गई हुई थी उनकी बात मानी और इनको सकुशल छोड़ दिया। तो बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी है, आपकी क्या राय है, क्या कमेंट है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, कोई फैक्ट ऐसा है जो भूल गया हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है, जिससे बाकी लोग पढ़ सकेंगे। तो बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। एमजेटी ऐप पर आपको सभी वीडियोस की हमारी पीडीएफ फाइल वगैरह मिल जाती है, इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, क्विज वगैरह भी आती हैं, ई बुक्स, कोर्सेज, आप सबका फ़ायदा उठा सकते हैं। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।